हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जुलाई का 2018 का पेपर। ठीक है, जुलाई 2018 का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने कई सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, उसको जो फॉर्मुलेज होते हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो को नहीं देखा हो, है ना, वो जाके वहाँ पे इसको देखें। ठीक है, और जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आ जाए इधर। हम लोगों ने 50 तक का कवर कर लिया था। ठीक है, पीछे से हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। जो हमारा पहला सेशन था इस क्वेश्चंस का, वहाँ पे हम लोगों ने पीछे से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो 50 क्वेश्चंस रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। राइट, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following combination gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? अब ये बात का ये जो टॉपिक आया है, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आया? आपका करिकुलम से निकल के आया। जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है, बोला जा रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन एक मतलब करेक्ट रीजन देता है। ठीक है, फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे हम क्या करें, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करा रहे हैं किसके अंदर, टीचर एजुकेशन जो करिकुलम है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करा रहे हैं। तो इसके लिए करेक्ट रीजन कौन सा हो सकता है, उसका हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताना है। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिलोसफी इज इन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। पहला पॉइंट बोला जो फिलोसफी है वो क्या है, एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। ठीक है बात। फिर दूसरी बात आ जाओ, दूसरी बात ये बोल रहा है कि फिलोसफी हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट इन अ होलिस्टिक वे। देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें करेक्ट रीजन बताना है ना। हमें फिलोसफी के बारे में, यहाँ पे फिलोसफी से क्वेश्चन नहीं है कि फिलोसफी क्या, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट रीजन बताना है कि देना है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को जो इंक्लूड किया जा रहा है टीचर एजुकेशन करिकुलम में, उसके लिए हमें करेक्ट रीजन बताना है। तो फिलोसफी क्या करती है, हमें हेल्प करती है जो भी एजुकेशनल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उसको होलिस्टिक वे में हम उसको समझ पाए। तो ये बात यहाँ पे सही है। ठीक है, ये इसका रीजन दे रही है। दूसरी बात, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप जब भी आप फिलोसफी पढ़ोगे तो आपको ये लाइन वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डिक्टो ये सेम लाइन लिखी हुई है। फिलोसफी, जब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे डिक्टो सेम लाइन दे रखी हुई है कि फिलोसफी और एजुकेशन क्या है, दो साइड है आपके सेम कॉइन के। तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, फिलोसफी हेल्प इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सपेक्टिव टीचर। फिलोसफी हेल्प करता है इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनालिटी। जो भी पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं, है ना, जो भी पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है उनकी बेटर पर्सनालिटी को डेवलप कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फिलोसफी एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट। ये की पॉइंट आपका। ठीक है, फिलोसफी जो है, ठीक है, फिलोसफिकल जो एनालिसिस होता है किसी भी एजुकेशनल कंसेप्ट का, वो हमें क्या करता है, हमारा जो रैशनल व्यू पॉइंट होता है, जो तर्क सत्य जो दृष्टिकोण होता है, उसको विकसित करने में मदद करता है। तो ये तो हो गई होगा, BCE फॉर श्योर होना है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन देखो, BC यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे A आ रहा है। तो A तो ये फिलोसफी की खाली बात कर रहा है, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो A को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, A यहाँ से एलिमिनेट हुआ, A यहाँ से एलिमिनेट हुआ। क्लियर है बात? फिर आज दो ऑप्शन बचते हैं, हमें BC और E दोनों ही लेना है। फिर यहाँ पे क्या आया, BCE आया, यहाँ पे भी क्या आया, BCE आया। अब बात आती है कि हम D को क्या करें, जो D है, ठीक है, एक मिनट को ये ऑप्शंस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक 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 है, ठीक है। हाँ, जो फिलोसफी है पर्सपेक्टिव टीचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, मतलब ये जो फिलोसफी है, जो वो भावी शिक्षक होते हैं उनके व्यक्तित्व को विकास करने में मदद करता है। मतलब फिलोसफी हेल्प करता है टीचर्स को कि बेटर पर्सनालिटी को बनाने में, है ना, टीचर्स की बेटर पर्सनालिटी को बनाने में मदद करता है। तो ये तो करिकुलम के अंदर नहीं आएगा ना, तो इस वजह से डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, BCE। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन स्टेन से सेंटेंस है, जस्ट अ सेकेंड में चेक कर लूँ। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है इस बार, एक मिनट।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, एक मिनट ये, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्टेन्स, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्टेन्स टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशलिज्म कहने का मतलब क्या है, अस्तित्ववादी की वकालत करने वाले, ठीक है, मतलब जो अस्तित्ववादी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन की, ठीक है, जो वो टीचर्स जो अस्तित्ववादी को क्या करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, ठीक है, उनकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं, तो वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, विच, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो टीचर्स जो एडवोकेट करते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन को, तो वो कैसा कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये चीजें यहाँ पे बताना है। स्टेंस कहने का मतलब क्या समझ सकते हो कि आ, कि वो कैसा रुख अपनाते हैं, है ना, मतलब कैसे चीजों को पढ़ाते हैं, मतलब उनका पूरा टीचिंग के बारे में यहाँ पे बात हुई जा रही है, ठीक है, कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट द स्टैंड टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन, ठीक है। तो वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज जो है वो सिखाई नहीं जा सकती। फिर वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, बिल्कुल, जब भी हम एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या आता है, सब्जेक्टिविटी आती है, पर्सनल आते हैं, ठीक है, वहां पे क्या आता है, सब्जेक्टिविटी आती है, वो पर्सनल्स आते हैं, तो इसी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इसेंशियली कॉन्टेक्चुअल है बट ऑब्जेक्टिव, तो इसी वजह से यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो बोल रहा है कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज आर डेराइव फ्रॉम द मार्केट फोर्सेस, ये मार्केट फोर्सेस की बात जो करते हैं वो कैपिटलिस्ट में आता है, ठीक है, इसके अंदर नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड। अब ये लाइन आपकी एग्जैक्टली दे रखी हुई है कंटेंट के अंदर भी, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है आपका। प्रेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड विद अ एम्प्टी स्टोमक, ठीक है, जो प्रेयर्स होती हैं खाली पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, ठीक है, इस चीज को सपोर्ट किसने किया था, इस चीज को सपोर्ट किया था आपके प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज माया टेक्स अ कंट्रारी व्यू टू ब्रह्मा, ठीक है, जो माया है, ठीक है, वो क्या है, एक विपरीत दृष्टिकोण रखता है, ठीक है, माया ब्रह्मा के एक कंट्रारी कहने का मतलब क्या है, विपरीत, ठीक है, एक विपरीत दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। दूसरी रीजन बोल रहा है माया क्रिएट्स एन इल्यूजरी वर्ड्स, इल्यूजनरी है, इल्यूजरी मतलब कह सकते हो कि माया वही जो संसार होता है ना, जो माया वही संसार होता है, तो माया क्रिएट करता है एक इल्यूजरी वर्ल्ड, माया एक मायावी संसार का निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पहली लाइन में, यहाँ पे दर्शन में क्या बोला इसने, माया टेक्स अ कंट्रारी व्यू टू ब्रह्मा, मतलब माया ब्रह्मा की विपरीत दृष्टिकोण रखता है। दूसरी बात में यहाँ पे बोल रहा है, रीजन में दे रहा है, माया क्रिएट्स एन इल्यूजरी वर्ल्ड, जो माया है वो एक मायावी संसार का निर्माण करती है, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, देखो पहली चीज तो ये बात सही बोल रहा है, जो माया है वो ब्रह्मा के विपरीत अपना उसका जो दृष्टिकोण होता है, ये तो एजर्शन तो सही है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो माया है वो एक इलेजरी वर्ल्ड को क्रिएट करती है, ठीक है, तो दोनों ही बातें एजर्शन और रीजन यहाँ पे सही है, लेकिन क्या ये वाला जो एजर्शन है क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, नहीं है ना, माया की तो बात यहाँ पे दोनों में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, माया क्या है, कॉन्ट्रारी है किस ब्रह्मा के, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि माया क्रिएट करती है, ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है, इसी वजह से ये इसका रीजन नहीं है, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 सेज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट विच रिप्रेजेंट बुद्धिज्म, ये सब यूनिट 1 के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, कौन सा बताना है कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म में, ठीक है, कौन से कंसेप्ट आपकी बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देख लो, अनेकतावाद तो आपका जैनिज्म में आता है, फर्स्ट यहीं से हटा दो, वैभाषिक, ठीक है, ये आपका स्कूल है, बुद्धिज्म के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उसी के अंदर आता है वैभाषिक, ठीक है, तो ये तो होगा आपका। फिर पबज्जा एक यहाँ पे सेरेमनी होती है, ठीक है, संस्कार भी यहाँ पे एक सेरेमनी की तरह होता है। सौतांत्रिका भी एक मिनट, सौतांत्रिका हाँ स्कूल है, ठीक है, वैभाषिका एंड सौतांत्रिका क्या है, कि स्कूल है आपके, ठीक है, तो और शायदवाद भी आपका बुद्धिज्म में नहीं आता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। नेक्स्ट आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ कॉजेशन दे रखे हैं, यूनिट 1 से ये क्वेश्चन है, और मेटाफिजिकल एंटिटीज दे रखी है, ठीक है। अब इसको मैंने, ये जो आपके यूनिट 1 के आप जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हो उन सबको मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है कंटेंट में, बहुत ज़्यादा। मैं इसको फिर से दिसंबर के लिए फिर से दोबारा से कंटेंट कराऊंगी, बट स्टिल अगर आप लोग पहले से देखना चाहो तो उसे देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में से बहुत अच्छे से कराया है। फॉर्म ऑफ कॉजेशन की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कॉज ओनली, ठीक है, कॉज ओनली, तो कॉज कौन है, यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कॉज, तो कॉज कौन है, कॉज आपकी प्रकृति है, ठीक है। कॉज क्या है, अब ये सब चीजें मैंने वहां पे कंटेंट में डिस्कस की है। कॉज कौन है, आपकी प्रकृति है, ठीक है। देख लो यहाँ पे ए का फिफ्थ, यहाँ पे ए का फिफ्थ, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड का आप यूज कर सकते हो। इफेक्ट की बात करते हैं, जब भी इफेक्ट होता है तो कहाँ पे देखते हैं हम लोग, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स के ऊपर देखते हैं। तो बी का थर्ड, यहाँ पे बी का सेकेंड है, यहाँ पे बी का थर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ कॉज एंड इफेक्ट, दोनों कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं, तन्मंतराज होते हैं। जब भी मैंने प्रकृति का इवोल्यूशन की जब बात की थी तो वहाँ पे तन्मंतराज, भूताज, इन सब के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डी की बात करते हैं, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये पुरुषा होते हैं, पुरुषा एंड प्रकृति, ठीक है। तन्मंतराज है, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स हियर। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन, ये भी यूनिट 1 का है आपका, जो गांधीयन एजुकेशन है उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस यही है, प्रमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, प्रमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मनुष्य का क्या करना है, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ना कि क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी के बाद मार्क्सिज्म करते हैं आपके, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, ये आपका विवेकानंद जी बात करते हैं, सॉल्वेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, प्रमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सर अरबिंदोस आइडिया ऑफ सुपर माइंड, ठीक है, सुपर माइंड, सुप्रा माइंड, ठीक है, हाइटनिंग, वाइडनिंग, ये कई सारे कंसेप्ट के बारे में अरबिंदो ने बात की है, जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को कराया हुआ है। सर अरबिंदो आइडिया जो है सुपर माइंड का, वो क्या बताता है, जो सुपर माइंड का आइडिया है वो क्या बताता है, द टास्क ऑफ टीचर्स, ठीक है, सुपर माइंड, ठीक है, जो टास्क है टीचर का वो क्या है, लिफ्ट द अवेकन जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, अवेकन जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग का, उसको हमें क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलिफ्ट करना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सुपर माइंड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, 8, अच्छा 8 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेज यहाँ पे थिंकर्स दे रखे हैं और उनके स्कूल ऑफ थॉट दे रखे हैं, वेरी इजी, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी एजे अय्यर की बात करते हैं, ठीक है, तो एजे अय्यर आपके कहाँ से आते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से आते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एजे अय्यर कहाँ से आते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से आते हैं। ए का सेकंड देखो कहाँ पे आ रहा है, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, जो आपके वो है, क्या बोलते हैं इसको, विंगस्टाइन है, ठीक है, वो क्या है आपके लिंग्विस्टिक एनालिसिस से आते हैं, फिर कहाँ से आते हैं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस से आते हैं। बर्टन रशल की अगर हम बात करें तो ये लॉजिकल एटोमिज्म से आते हैं, कहाँ से आते हैं, लॉजिकल एटोमिज्म से आते हैं। जीडी मूरे की बात करें, जीडी मूरे क्या है आपके, न्यूरलिज्म है, जीई मूरे क्या है आपके, न्यूरलिज्म है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट रिस्पॉन्स है। Question number 10 says which of the following will not be assented by by a Indian constitution, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है which of the following, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस पर भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ठीक है, मतलब ये जो जितने भी दे रखे हैं तो हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान है हमारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किस चीज को असेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये भी इजी है आपका, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, एक सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन में ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये तो होगा, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ये भी होगा आपका, रिलीजन, गॉड्स एंड सॉल्वेशन ये नहीं होगा, ठीक है, और रैशनलिज्म एंड रीजनलिज्म ये भी नहीं होगा, वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किसको नहीं असेंड करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, वो होगा आपका रिलीजन, गॉड्स, सॉल्वेशन एंड रैशनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सेज, ये 11 ऊपर नीचे है यहाँ पे, ठीक है, ये बाय मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन से क्या समझते हो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब तो यही हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी करंट
चीजें हैं, ठीक है, या फिर जो कुछ भी नया चीज आ रहा है उसको हम क्या करें, अडेप्ट कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शिफ्टिंग टूवर्ड्स टू वेस्टर्न मोड, हम क्या करें, शिफ्ट कर रहे हैं वेस्टर्न मोड पे, पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं कर रहे ना, तो ये तो गलत हो गया। फॉलोइंग द करंट फैशन, सिर्फ करंट फैशन और मोड ऑफ उसको फॉलो कर रहा है ना, ये भी नहीं। डिसोसिएशन हो रहा है ट्रेडिशनल मोड ऑफ लिविंग पे, नहीं। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन है, ये यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा, ठीक है। सेंटेंस जो पूरा सही यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, ये क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। हम जो वर्तमान की जरूरत है या फिर जो नीड्स है उनके अनुकूल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे क्या हो रहा है, अडेप्टेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 12 से विच कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉलोइंग फैक्टर टेंड्स टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे यहाँ पे कारक हैं जिनकी वजह से हमारा जो प्रोग्रेस है इंडिया का, इंडियन एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लो क्या क्या हो सकता है। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन, ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये तो पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव हो वो चीज़ें यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। फर्स्ट नहीं हो सकता। रीजनलिज्म बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, रीजनलिज्म तो होगा ही होगा, ठीक। फिर अर्बन वे ऑफ लाइफ, ये तो कोई आपका मतलब कोई फैक्टर तो है नहीं जिससे प्रोग्रेस स्लो डाउन हो रहा हो, एक तरीके से ये हेल्प करता है अर्बन जो वे है लाइफ का, ठीक है। तो थर्ड को एलिमिनेट करा दो, थर्ड को एलिमिनेट कराओगे तो ये गया, ये गया, क्या बचा आपके पास, ऑप्शन ये, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। इथेंटिसिटी, इथेंटिसिटी भी नहीं है, सॉरी इथेंटिसिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। और लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ये भी एक तरीके का फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोग्रेस यहाँ पे डाउन हो रही है। स्कैरसिटी, रिसोर्सेज की जो कमी है, यहाँ पे आईसीटी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसकी जो कमी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ से हैं, ये आपके यूनिट 1 से हैं। सोशल मोबिलिटी की बात करें, सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। जब भी सामाजिक गतिशीलता की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम क्या कर रहे हैं, मासेस का विड्रॉल कर रहे हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। शिफ्ट कर रहे हैं स्कूल को दूर जगहों पे, नहीं। वीकेंड द विजिट टू विलेज बाय सिटी डेवलपर्स, ये भी नहीं, ये सब नेगेटिव है। डिप्यूटाइजिंग द विलेज यूथ इन इंडिया, इंडियन आर्मी, मतलब हम भारतीय सेना में क्या कर रहे हैं, जो गांव के युवा हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, डिप्यूटाइज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उनको नियुक्त कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, सोशल मोबिलिटी हो है। जो गांव के यूथ है उनको हम क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में उनको वहां पे भर्ती करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल मोबिलिटी हो रही है, ठीक है, हमें सोशल मोबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 says the concept of equalization of a educational opportunity, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ अ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, समान शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। उसका मतलब क्या हो सकता है आपका, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज को टू लर्नर एज पर देयर एबिलिटी, या फिर प्रोवाइड कर रहे बुक एंड यूनिफॉर्म टू लर्नर्स, नहीं। इनकरेज कर रहे हैं लर्नर्स को टू स्टडी एज मैनी सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्जेक्ट्स पढ़ें जितना वो पढ़ सकते हैं, नहीं। ऑप्टिमाइज कर रहे हैं लर्निंग कंडीशन को जिससे हम स्कूल बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है उसको सक्सेस करा सकें, नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे हैं लर्नर्स की एबिलिटी के, लर्नर्स की जो क्षमता है उनके अनुसार उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज, जो सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, डिसएडवांटेज जो सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का वो कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइब्स हैं वो तो रिप्रेजेंट करेंगे। रिलीजियस ग्रुप आपके डिसएडवांटेज सेक्शंस के अंदर नहीं आएंगे, जो रिलीजियस ग्रुप होता है। और स्लम डेवलपर्स, ये स्लम जो डेवलपर्स हैं वो होंगे आपके, कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर्स होते हैं वो होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे। सिटी डेवलपर्स नहीं होंगे, मतलब शहर के निवासी जो हैं वो नहीं होंगे, और रिलीजियस वाले भी नहीं होंगे, झुग्गी में रहने वाले, मतलब स्लम डेवलपर्स कौन होते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है, बस्तियों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 1 इज करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट फोकस मोर ऑन अ फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट है जो फिजिकल डायमेंशन पे ज्यादा फोकस करता है। फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे किस पे फोकस करेगा, फिजिकल डायमेंशन में तो आपका ग्रोथ आता है ना, ठीक है, ये यूनिट 3 से क्वेश्चन है आपका, मतलब लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से आपका, जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस करके रखा है। ग्रोथ क्या है, हमारी फिजिकल डायमेंशन के बारे में बात करती है, ठीक है, तो ये किससे फोकस करता है, हमारी फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है ज्यादा।
क्वेश्चन नंबर 70 से आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस किसका, कंसेप्ट फॉर्मेशन का। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कंसेप्ट फॉर्मेशन का। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कंसेप्ट फॉर्मेशन का। ठीक है, अब ये देखो जनरल क्वेश्चन है, हमें एक कंसेप्ट को फॉर्म करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कंसेप्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अब उन एलिमेंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस को देखेंगे। आफ्टर जब डिफरेंसेस देख लेंगे फिर हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स है उनको एब्स्ट्रैक्ट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस देखने के बाद कॉमन वाले को एक साथ रखेंगे, नॉन कॉमन वाले को एक साथ रखेंगे, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे दोनों के बीच में, कॉमन एलिमेंट्स के बीच में, नॉन कॉमन एलिमेंट्स के बीच में जो क्रिटिकल फीचर्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक हमारा कंसेप्ट फॉर्म होगा। इससे क्या होगा, हमारा एक कंसेप्ट फॉर्म होगा। देख लो सेकंड पहले आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचे। सेकंड के बाद आपका फर्स्ट पहले आ रहा है ना। सेकंड के बाद फर्स्ट, सेकंड के बाद ये थर्ड है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। अब हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना है, इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना है। किसको, इफेक्टिवनेस को। जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम को, विच एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट विल बी ऑप्टिमल वैल्यू। मतलब कौन सी एरियाज हैं जो हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो क्या कर पाएंगे, मतलब योगदान कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, रैशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट या फिर मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। जब भी हम बात करेंगे किसकी बात की जा रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। किसकी बात की जा रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, इन स्टूडेंट विल बी ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होगी स्टूडेंट्स की वो होगा यहाँ पे। ठीक है, which below is given a list of 5 types of learning indicated in a hierarchical arrangement as given by Robert M. Gagne। ठीक है, अभी देखो एस एस सी वी एम सी आर पी, ये निमोनिक मैंने बनाया था अपने लर्निंग के टाइम पे। ठीक है, जब मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे देख लो, अब इसमें ऑप्शन अपने आप से मिला लो, ये पूरा दे रखा आपको, 8 स्टेजेस दे रखी है, चेन दे रखा है पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या क्या बोला है, फ्रॉम द कोड गिवन सेलेक्ट द करेक्ट हायरार्की। हमें करेक्ट हायरार्की बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सिग्नल आएगा एस एस। ठीक है, एस एस फिर सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। लास्ट में क्या आएगा, रूल लर्निंग। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका, ये रूल, फिर ये प्रॉब्लम आता है आपका। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। हु डेवलप, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 19 यहाँ पे डिस्कस किया था ना, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिवाइज्ड बेसिक। अब जब टॉलमन ने कई 6 लर्निंग दिए थे अपनी, जब इसको रिवाइज किया था, ठीक है, उन्होंने कई कुछ लोगों से बोरो किया था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में, इसको मैंने यूनिट 3 में कराया हुआ है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे बताना है रिवाइज बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग इन टॉलमन सिस्टम। ठीक है, 6 टाइप्स, इन्होंने 6 लर्निंग के टाइप्स को रिवाइज किया था, मतलब इन्होंने बोरो किया था। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड। पार्ट ऑफ द रिवाइज में क्या कौन सा हो जाएगा आपका, फील्ड कोऑर्डिनेशन मोड। ठीक है, फील्ड कोऑर्डिनेशन मोड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 says who developed the concept of functional autonomy। functional autonomy की बात किसने की थी, ओलपोर्ट ने की थी। ठीक है, किसने की थी, यहाँ पे ओलपोर्ट ने की थी। functional autonomy के बारे में मैंने डिटेल में कराया भी हुआ है आपको, ये भी आपके यूनिट 3 से आता है। क्वेश्चन नंबर 23 says the list given below embodies a number of statements in the context of adjustment and use of defense mechanism। हमें क्या यूज करना है, एडजस्टमेंट के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है दोज विच हाईलाइट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब उन को हाईलाइट करना है जो डिफेंस मैकेनिज्म के रोल को बता रहे हों। ठीक है, तो इसमें देख लो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा अनकॉन्शियसनेस काम करता है, तो इसमें हो जाएगा गिविंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज मे बी ओवरवेलम अस। तो फर्स्ट तो होगा यहाँ पे। ठीक है, इंश्योरिंग वेलनेस लाइफ स्टाइल, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है,
साइड ट्रैकिंग जो इश्यूज है नहीं, ये भी नहीं, मतलब इश्यूज को साइड ट्रैक कर देना ये भी नहीं, उसके साथ हमें क्या करना है, डील करना है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस यूज टू प्रमोट द कंफर्ट लेवल इन लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल ये होगा आपका। एक मिनट, साइड ट्रैकिंग का आइडियाज होगा, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका हम कोई उपाय निकाल लेते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम से डील करने का कोई ना कोई हम एक तरीके से उपाय निकाल लेते हैं, साइड ट्रैक कर लेते हैं, तो ये होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा, ठीक है। फेसिंग द चैलेंजेस स्ट्रेट वे, मतलब चैलेंजेस को स्ट्रेट वे में देखना, नहीं ऐसे नहीं। ऑफर करना एक्सप्लेनेशन विच आर प्लॉजिबल, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उसको ऑफर करना, स्पेसिफिक कर देना जिससे वो प्लॉजिबल बन सके, ठीक है। कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लीजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर 3 है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, कोशास, हाँ कोशास, कोशास से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 तरह के कोशास हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमाया कोश, विज्ञानमय कोश, ये आपकी यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मैंने कराया हुआ है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देख लो, विज्ञान में जब भी कोश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉजल बॉडी होती है और एयर होता है, ठीक है। क्या होती है, कॉजल बॉडी होती है और यहाँ पे क्या होता है, एयर होता है। मनोमय कोश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सप्तल बॉडी होती है, ठीक है, और फायर एलिमेंट आता है यहाँ पे। फिर प्राणमय कोश की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट इन द बॉडी बिटवीन द सप्टल एंड कंक्रीट बॉडी प्लस वाटर आता है। अन्नमय कोश की बात करते हैं तो यहाँ पे कंक्रीट बॉडी प्लस अर्थ आता है, ठीक है। तो विज्ञानमय कोश आपका फोर्थ, विज्ञानमय कोश एक ही से बन गया ये, ठीक है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, एक की पॉइंट की तरह इसको लिख लो यहाँ पे, है ना, अपनी की पॉइंट में इसको कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ, इन हर्ल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो हर्ल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी, ठीक है, हर्ल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। मैंने कुछ डिस्कस किया है इसको, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। तो हल की जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसमें जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं वो क्या है, जो एक्साइटरी पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, एक्साइटरी पोटेंशियल होता है, या फिर आप डिटेल में कंटेंट को देखो तब ये चीज़ को अच्छे से और समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ प्रोसीजर दे रखे हैं, जो आरओडी वाला कंसेप्ट है आपकी उसमें दे रखा हुआ है, ठीक है, वही दे रखे हैं यहाँ पे। और उसके ये डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि कहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, कहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो इसको भी मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है कंसेप्ट में, है ना, जो ट्रिक मैंने कराई है वहाँ पे इसको कंसेप्ट से समझाया हुआ है। जब भी रिवॉर्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, क्यू एब्सेंट होता है, रिस्पॉन्स मेड होता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ना। उसके बाद जब स्केप की बात करते हैं, स्केप क्या है आपका, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, जहाँ पे क्यू एब्सेंट होता है, रिस्पॉन्स मेड होता है। एक्टिव अवॉइडेंस, ये भी आपका नेगेटिव है, एक्टिव अवॉइडेंस क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है क्यूब यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट होता है, ठीक। और ओमिशन, ओमिशन भी आपका पॉजिटिव होता है, ओमिशन क्या होता है आपका, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, जहाँ पे क्यू आपका एब्सेंट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में की पॉइंट की तरह लिख सकते हो अगर और उसके बाद जो मैंने यूनिट में इसको कराया हुआ है ना, जो मैंने यूनिट में इसको कराया हुआ है की पॉइंट, इसको मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है, वहां से जाके इसको एक बार देख लेना, ठीक है। Question number 27 says for arriving a classical conditioning paradigm, classical conditioning paradigm की बात हो रही है, which of the following was used as an independent variable। अब ये dependent variable, independent variable, intervening variable कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होने चाहिए और मैंने कंटेंट में कराया हुआ है। तो नंबर ऑफ जो कंडीशंस और अनकंडीशन जो पेयरिंग होती है वो होते हैं हमारी, क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना। विच वन, क्वेश्चन नंबर 28 says which वन ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक हैड टू बी रिवाइज, है ना। मतलब थॉर्नडाइक ने जो लॉ दिया था जिसको रिवाइज किया गया था वो क्या है आपका, संशोधित किया जाना था, मतलब जिसको रिवाइज किया जाना था वो क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसने दिया था आपका, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज ऑप्टिमल एज लेवल इज कंसिडर्ड पर्टिनेंट, मतलब कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में जो ऑप्टिमल एज लेवल होता है, मतलब जो इष्टतम आयु स्तर को उचित माना जाता है ना, कंसिडर किया जाता है बट उचित माना जाता है, तो वो कौन सी है आपकी, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कौन सी है आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस, वेरी इजी, इससे मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत होनी चाहिए, बर्ट ने, है ना, किसने किया था, बर्ट ने किया था, इसका फोर आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ गाइडेंस। अब गाइडेंस के बारे में यहाँ पे बात करें, ये भी आपका यूनिट 3 से आता है। गाइडेंस के बारे कंटेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे सही है ना। देखो यहाँ पे जो पिनाका लिखा, पिनाका पिनाका जो लिखा है, यही क्या है, एक बीमारी है। मतलब समझ सकते हो, गाइडेंस एक यहाँ इस जो ये वर्ड है ये आप कंफ्यूज कर सकता है। जो गाइडेंस होता है, जो हमारी बीमारी, जो बीमारी है उनके लिए एक रामबाण की तरह काम आता है, वो उनके लिए एक रामबाण की तरह काम आता है। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, तो ये चीज यहाँ पे गलत है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हटा दो। ठीक, फिर आता है गाइडेंस इज पर्सनल हेल्प। बिल्कुल, गाइडेंस एक पर्सनल हेल्प है, तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो ऐसे ही। गाइडेंस लेड्स टू सेल्फ रेगुलेशन। बिल्कुल, गाइडेंस हमें सेल्फ रेगुलेशन से सेल्फ रेगुलेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर गाइडेंस फोकस करता है ना प्रॉब्लम रेदर देन ऑन इंडिविजुअल। जो गाइडेंस है वो प्रॉब्लम पे फोकस करता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रॉब्लम पे रेदर देन इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे गलत है ना। फिर गाइडेंस कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करता है, तो फोर्थ होगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। गाइडेंस सर्विस कैन बी ऑर्गेनाइज विद वेरियस टाइम्स लैग, नहीं टाइम लैग नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग दो कंसेप्ट है यहाँ पे आपके। क्वेश्चन नंबर 32, अ टीचर डिस्कस इन डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कई सारे ये गाइडेंस की जो गाइडेंस है उनके टाइप्स ये रखे, गाइडेंस और काउंसलिंग। ठीक है, अ टीचर डिस्कस इन डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टीचर क्या करता है, डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और चैलेंज करता है बीइंग फेस्ड बाय अ स्टूडेंट विद अ व्यू टू हेल्प हिम हर टू अराइव एट अ डिसीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी ऑफ अ गाइडेंस विल डेजिग्नेट दिस सिचुएशन एप्रोप्रिएटली। अब ऐसी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको की पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है एक शिक्षक क्या करता है, एक निर्णय पे पहुंचने में उसकी मदद करने के लिए एक छात्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और उनकी चुनौतियों पे गहराई से चर्चा करता है। मतलब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, डेप्थ में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कौन फेस कर रहा है, वो बच्चा फेस कर रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो बच्चा देखो टीचर है और बच्चा है, मतलब बच्चा एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उस पर टीचर क्या कर रहा है, डेप्थ में उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को वो क्या कर रहा है यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो ये क्या है, आपका काउंसलिंग का टाइप है। गाइडेंस का यहाँ पे सुझाव नहीं दे रहा है। वोकेशनल गाइडेंस तो अलग हो गई, वो तो मतलब आपकी वोकेशनल चीजों पे आती है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन टेक्निक टाइप, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, काउंसलिंग टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर ये जो ऊपर ऊपर हो गया, which of the following tool at a guidance center can be used for ascertaining prospective success in chosen occupation। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका मतलब जो प्रोस्पेक्टिव सक्सेस होती है ना, मतलब कह सकते हो जो संभावित होता है ना, असर्टेनिंग जो प्रोस्पेक्टिव सक्सेस है, जो भी हमारा चूजन ऑक्यूपेशन है उसको पता लगाने के लिए, है ना, उसको पता लगाने के लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं, कौन सा हम टूल यूज करते हैं, कैन बी यूज फॉर असर्टेनिंग पर्सपेक्टिव सक्सेस इन अ स्कूल इन अ चूजन ऑक्यूपेशन। तो कौन सा हम यूज करते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, है ना, जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोगों के भी एप्टीट्यूड टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, क्यों कराया जाता है, जिससे वो पता करा पाए जो असर्टेनिंग जो पर्सपेक्टिव सक्सेस है। ठीक है, मतलब जो संभावित है ना, संभावना का पता लगाना। ठीक है, इसलिए ठीक है कि आगे चल के वो मतलब सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ गया, ये रहा 34। फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग भी तीन तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्टिव, एक होती है नॉन डायरेक्टिव, एक होती है इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तीनों को अलग अलग लोगों ने दिया है ना, ये यूनिट 3 के अंदर आता है। विच नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एसेंशियल। कौन से यहाँ पे मोस्ट एसेंशियल होगा, जब भी हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, जहाँ पे रैपिड बिल्डिंग पे क्या किया जाता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब काउंसलिंग देने से पहले आप क्या करोगे, अपने क्लाइंट के साथ रैपिड को बिल्ड करोगे, एक संबंध को स्थापित करोगे, उसके बाद उसको यहाँ पे आप उसकी काउंसलिंग करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 says
क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, यहाँ पे गाइडेंस सर्विसेज दे रखी हुई है आपकी और उनका रोल ऑफ फंक्शन दे रखा हुआ है। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस है, प्लेसमेंट सर्विस है, फॉलोअप सर्विस है, इंडिविजुअली इन्वेंट्री सर्विस है। जब भी हम ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं तो ये हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड ऑफ अ वर्क, है ना। फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट सर्विस की, तो प्लेसमेंट सर्विस क्या करता है, वोकेशनल जो प्रिपेयर्डनेस होती है, अब यहाँ पे आपको की पॉइंट से काम करना होगा, ठीक है। वोकेशनल जो प्रिपेयर्डनेस होती है उसको बताता है जो सभी सुटेबल एंगेजमेंट एज पर द वोकेशनल प्रिपेयर्डनेस। फॉलोअप सर्विस में अगर हम बात करेंगे तो फॉलोअप सर्विस में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक अप अ व्यू ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग, मतलब आपने जब उसकी मतलब जब वो ट्रीटमेंट दे दिया है उसके बाद, ठीक है, वो कैसा चल रहा है, तो फॉलोअप जैसे कॉल वगैरह आप लोग के पास भी आते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे। फिर है यहाँ पे इंडिविजुअली इन्वेंट्री सर्विस, इंडिविजुअल इन्वेंट्री जो सर्विस होती है वहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ये आपका ये की पॉइंट है, तो इसको आपको की पॉइंट से करना पड़ेगा। जब भी एक्यूपेशनल की बात करेंगे तो वर्ल्ड ऑफ वर्क मतलब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे, है ना। प्लेसमेंट सर्विस की बात करेंगे, जब भी प्लेसमेंट सर्विस की बात करेंगे तो वोकेशनल जो प्रिपेयर्डनेस होती है, एक मिनट में गेट खोल के आ रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जब भी हम ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड ऑफ वर्क। प्लेसमेंट सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट जब भी देते हो तो वोकेशनल जो प्रिपेयर्डनेस होती है ना, वोकेशनल जो प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं वो सारी चीज़ें। फॉलोअप सर्विस में हम क्या करते हैं, टेकअप ऑफ व्यू ऑफ मतलब कैसी चीज़ें बाद में चल रही हैं, जब वो जॉब में एंटर करते हैं उसके बाद वो चीज़ें कैसी चल रही हैं। इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 36, question number 36 says a college librarian plans the purchase plans the purchase of books keeping in a view the demand of different books among the student, which of the following measure of central tendency which would be suitable। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी की यहाँ पे बात बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कॉलेज का लाइब्रेरियन है जो छात्रों के बीच जो विभिन्न पुस्तकों की जो मांग है उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की जो डिमांड है, ठीक है, बच्चों के द्वारा जो की जा रही है उनको ध्यान में रख के क्या करता है, बुक्स को खरीदने की एक प्लान करता है कि हमें ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को खरीदना है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को यहाँ पे खरीदना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे सुटेबल रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोड, ठीक है। जब भी आप जो लाइब्रेरियन है उनके यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ये चीज देखेगा कि कौन सी बुक ऐसी है जिसकी ज्यादा डिमांड बच्चे कर रहे हैं, कौन सी बुक ऐसी है जिसकी ज्यादा डिमांड बच्चे कर रहे हैं, कौन सी बुक ऐसी है जिसमें बच्चे ज्यादा डिमांड उसकी कर रहे हैं, तो ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो बुक रिपीट करेगी उस चीज उसको वो क्या करेगा वहां पे खरीदेगा, उस बुक को खरीदेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका मोड। तो मोड यही होता है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर रिपीट कर रहा है तो वही होगा यहाँ पे। तो यही चीज इस क्वेश्चन में बोली जा रही है। एक कॉलेज लाइब्रेरियन है, वो प्लान करता है परचेज ऑफ बुक, ठीक है, बुक को खरीदने का प्लान करता है और इस चीज को ध्यान में रख के कि जो बुक्स मतलब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की डिमांड्स कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज को ध्यान में रख करके वो क्या करता है, बुक को खरीदने का प्लान करता है। तो अब वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ पे यूज करेगा, वो किसका यूज करेगा, यहाँ पे मोड का यूज करेगा, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 37 सेज अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे और फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल। जब भी फील्ड में जाओगे जो जब भी फील्ड में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। लेबोरेटरी में हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल को थोड़ा सा मतलब रिग्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल of extraneous variable is the major difference between the laboratory experiment and field experiment. Question number 38 says an investigator want to conduct a study a certain क्या एक an
इन्वेस्टिगेटर वांट टू कंडक्ट अ स्टडी टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट, मतलब वो क्या देख रहा है, जो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आरटीई एक्ट है 2009 का, ठीक है, उसी प्रोग्रेस को यहाँ पे वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस, कौन सा टूल यहाँ पे सुटेबल रहेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन आर्स का यूज करेगा, ठीक है, इसका यूज करेगा यहाँ पे क्वेश्चन आर का, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, wants to conduct a study to ascertain the progress of implementation of RTA Act, इस चीज के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आर्स का यूज करेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट कर पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 says a researcher used t-test, a researcher use, give me a second, I think मेरा इन्वर्टर पे था बट फिर भी ये चल नहीं रहा है, तो नहीं सेशन यहीं पे रुक जाएगा। 5 मिनट का टाइम देना। सेशन दिख तो नहीं गया।